हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम मैराथन स्टार्ट करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग पे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है आपके जेकेएसएसपी के सिलेबस में 10 मार्क्स की मेंशन है, बट 10 मार्क्स का तो एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि हम कुछ टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कवर करा दूंगा मैं, जैसे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इरिगेशन बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपको मैं बता दूंगा। और अगर आपको जो न्यू पोस्ट एडवर्टाइज हो रखी है, अगर उनके रिलेटेड आपको जेई सिविल की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उनके रिलेटेड भी हम इन डेप्थ और इन डिटेल आपके साथ क्लास का डिस्कशन करेंगे। अब ये आपके पास मैराथन है तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जल्दी बताने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले आता है आपके पास इरीगेशन इंजीनियरिंग। इरीगेशन होता क्या है? तो इरिगेशन होती है आपके पास सिंचाई करना। ये मतलब आपके पास ऐसा वे होता है, आप अपने क्रॉप्स को आर्टिफिशियल वे में आपके पास क्या प्रोवाइड करते हो, उनको वाटर प्रोवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? अच्छी क्रॉप यील्ड चाहिए। अब आप कोई भी काम करते हो, काम किस लिए करते हो? ताकि आपको क्या मिले? अच्छा आउटपुट मिले, पैसा मिल जाए। तो उसी लिए हम आपके पास इरिगेशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपके पास क्या हो, हम अच्छी क्रॉप जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस कर सकें। अब अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस करनी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि पानी से ही आपके पास क्या होगा? क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगी। तो इरिगेशन आपके पास वही चीज़ है कि आपके पास आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर का लैंड को, ताकि क्या हो, उसकी फुल्ली फ्लेज नरिशमेंट हो जाए। मतलब उसको जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की उतनी प्रोवाइड की जाए और आपको क्या मिले? अच्छी क्रॉप यील्ड मिले। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है क्रॉप पीरियड वार्ड क्या होता है। तो क्रॉप पीरियड वार्ड आपके पास क्या होता है? आपके पास ये मैं आपको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में बताऊंगा, बट पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो सोइंग से जब आप कोई चीज़ बोते हो और हार्वेस्टिंग टाइम तक उसको क्या बोलते हैं? हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ये आ गया आपके पास एरिया। अब आपके पास इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे आपके पास अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन आती है। अब जब आपके पास सूखा पड़ जाए तो अगर आपने इरिगेशन कर रखी हुई तो आपके पास क्या होगा? अच्छी खेती बाड़ी हुई होगी आपके पास। मतलब जो आपके पास वीट होंगे, राइस होंगे, आपके पास जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो आपके पास क्या होगी? एडवोकेट अमाउंट में होंगी, ताकि आपके पास क्या होगी? उनकी स्कैर्सिटी नहीं होगी। तो आपको ड्रॉप्ड और फैमिलीज मतलब भूख मरी से आपको बचा सकती है। रेन्यू जनरेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि अब आपको तो पता है इरिगेशन करवा रहे हो आप, लैंड जो फार्मर है उनको पैसा मिल रहा है, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को क्या करना चाहेंगे? वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को इरिगेट करेंगे और उसमें खेती बाड़ी करेंगे, तो आपके पास रेन्यू जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग का एलिमिनेशन होगा। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है कि अगर आपके पास इरिगेशन, जब हमारे पास आर्टिफिशियल वे इरिगेशन का नहीं था करने का, तो उस टाइम क्या करते थे किसान जो होते थे, वो आपके पास एक ही खेत में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को सो करते थे। तो जिससे क्या होता था आपके पास कि अगर एक को प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी जो है वो ना मिल पाए, तो दूसरी आपके पास जो होती थी वो बन जाती थी। बट उसको भी आपने किससे एलिमिनेट कर दिया? आपके पास इरिगेशन की वजह से। अब पावर जनरेशन कैसे होती है? इसमें डैम रिजर्वायर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हो और उससे आपके पास क्या होती है? बिजली भी प्रोवाइड होती है। अब बिजली बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। अब इतनी सब चीज़ें कर रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी की भी जनरेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपके पास ज़्यादा अगर आप पानी प्रोवाइड कर दोगे तो आपके पास वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अगर आपके पास वाटर लॉगिंग होगी तो पानी जहाँ पे आपके पास रह रहा है तो वहाँ से, अब आपको पता है जैसे आजकल डेंगू का सीजन आ रहा है, तो डेंगू हो रहा है आपके पास, तो डेंगू में क्या होता है? आपके पास कहाँ से मॉस्किटो आपके पास ब्रीड्स करते हैं? वो आपके पास पानी से। तो अपना न्यू बर्न बेबी वहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो आपके पास किससे डिसएडवांटेज होगा? इरिगेशन कर लोगे। अब आपके पास आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो। अब आप पानी जो है आप खेतों में क्या कर रहे हो? फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर रहे हो, और वही फर्टिलाइजर आपके पास किस में चले जाएंगे? ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा? ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा। अब आपके पास जब कभी आपने डैम बनाना है, रेजर्वायर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो वही है आपके पास कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। और अगर आपके पास इरिगेशन कर रहे हो, जैसे आपने कोई खेत में के लिए आपने क्या क्या कैनल बना रखी है, तो जहाँ से आपने कैनल बना रखी होगी वहाँ पे आपके पास जो वैल्यूएबल लैंड थी उसका क्या होगा? आपके पास लॉस हो गया। अब ये थे आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं ये आपके साथ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं सिंपली आपके पास मेथड्स क्या क्या है। अब आपके पास कैसे आप जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास दो मेथड है, एक आपके पास सरफेस है, एक सब सरफेस। सरफेस का होता है कि आपने डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस में आपने पानी प्रोवाइड करना है, और जो सब सरफेस होता है इसमें आप पानी कहाँ प्रोवाइड करते हो? रूट जोन में प्रोवाइड करते हो। अब सरफेस में आप कैसे प्रोवाइड करोगे कि मान लो आपके पास दो मेथड होते हैं, एक लिफ्ट और एक फ्लो। फ्लो होता है कि आपके पास एक टॉप लेवल में यहाँ पे मैंने कोई वाटर टैंक रखा हुआ है और आपके पास ये फील्ड्स हैं।
ठीक है। तो आपने फील्ड्स को यहाँ से पानी प्रोवाइड करना है जो टॉप लेवल पे है। तो अब आपके पास फ्लो करेगा किसके अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के एक्शन के अंडर, आपके पास जो टॉप लेवल से आप ग्राउंड को पानी इरिगेट करोगे उसको आप क्या बोलोगे, फ्लो इरिगेशन। और आपके पास लिफ्ट इरिगेशन, मतलब आपने यहाँ पे कोई वेल है तो आपने यहाँ से क्या कर रखा है, मैकेनिकली या मैनुअली आपने यहाँ से पानी को लिफ्ट करवाया और आपने खेत को पानी प्रोवाइड कर दिया, तो उस टाइप की इरिगेशन को कौन सी इरिगेशन बोलेंगे हम, लिफ्ट इरिगेशन बोलेंगे। उसी के बाद साथ आ जाती है आपके पास पेरिनियल और इनंडेशन इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन ऐसी होती है कि आपके पास जब तक जो क्रॉप है उसके क्रॉप पीरियड तक आपके पास क्या है, आपके पास वाटर अवेलेबल रहेगा, तो उस टाइप की इरिगेशन को क्या बोलेंगे हम, पेरिनियल इरिगेशन बोलेंगे। और फिर आता है आपके पास इनंडेशन इरिगेशन, इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन भी बोलते हैं। इसके साथ जो आपके पास फील्ड्स होंगे उनको आप पूरा प्रॉपरली क्या कर देते हो, फ्लडेड कर देते हो पानी से, ताकि आपके पास लैंड क्या रहे, सेचुरेशन रह जाए, सेचुरेट रह जाए। सेचुरेट क्या होता है, मतलब वहाँ पे नमी रह जाए। इसके बाद आता है आपके पास नेचुरल और आर्टिफिशियल, किसमें, सब सरफेस में। तो सब सरफेस मैंने आपको कहा कि सब सरफेस में आप पानी कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, रूट जोन ऑफ क्रॉप में प्रोवाइड करोगे प्लांट के। तो नेचुरली क्या होता है कि आपने जैसे कोई डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो आपके पास वहाँ से डैम कर रखा है या आपके पास कोई कैनल आपने बना रखी है, तो वो क्या कर रही है, आपके पास सीपेज हो रही है वहाँ, तो सीपेज लॉस की वजह से आपके पास फील्ड में पानी आ रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा आपके पास, नेचुरल। बट नेचुरल आ रहा है तो आपके पास हमेशा ये नहीं होगा कि आपके पास जो वहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम होगी, कोई और ऐसे इश्यूज की वजह से आपके पास क्या होगा, नेचुरली वे से आपके पास क्रॉप्स को पानी मिल पाएगा। तो आपके पास इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। और आर्टिफिशियली क्या करते हो आप, ऐसा पाइप्स पंप्स का नेटवर्क तैयार करते हो जिससे आप डायरेक्टली रूट जोन ऑफ क्रॉप्स, जो रूट जोन होता है आपके पास, उसमें आप पानी प्रोवाइड कर देते हो। तो रूट जोन में अगर आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आपके पास लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सभी क्या थे आपके पास मेथड्स। इनकी डिटेल के बारे में आपके साथ मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। अब इसके बाद आता है आपके पास टेक्निक्स। टेक्निक्स होती हैं आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है, जैसे आपके पास फ्री फ्लडिंग आती है। फ्री फ्लडिंग में क्या होता है आपके पास, सिंपली कि आप जो एरिया जहाँ पे आप इरिगेट कर रहे हो वहाँ पे आप अनकंट्रोल्ड पानी जो है वो प्रोवाइड कर देते हो, तो इसलिए आपके पास जो फ्री फ्लडिंग है इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोलते हैं, अनकंट्रोल फ्लडिंग बोलते हैं, और वाइड फ्लडिंग बोलते हैं। अब फ्री फ्लडिंग है, अब आपने देखा होगा कहीं भी अपने जो राइस की खेती बाड़ी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास क्या लगता है, आपको बहुत अमाउंट ऑफ पानी जो होता है प्रोवाइड करना होगा। तो वो क्या होता है, मतलब एक टाइप का अनकंट्रोल पानी प्रोवाइड करना होता है। तो जो फ्री फ्लडिंग होती है आपके पास किसके लिए सूटेबल होती है, आपके पास राइस के लिए सूटेबल होती है। और इस केस में फ्री फ्लडिंग के केस में आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी क्या होती है, लो, क्योंकि आप बहुत अमाउंट ऑफ पानी जो है वहाँ पे फील्ड्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, उससे आपके पास लॉसेस वगैरह क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास सीपेज हो जाएगी, रन ऑफ हो जाएगा, एवोपरेशन हो जाएगी, तो डिफरेंट लॉसेस हो जाएंगे, इसलिए आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है आपके पास, इस तरह से मैंने शो कर रखा है आपके पास कि किसी कैनाल से पानी आ रहा है, इससे आपके पास मेन सप्लाई डिच से चला गया। अब मेन सप्लाई डिच से कहाँ चला गया, आपके पास फील्ड में चला गया। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो, वरना कंट्रोल करने के लिए, वरना आप इसको अनकंट्रोल रख लो, इसलिए आपके पास एक हो जाती है अनकंट्रोल फ्लडिंग। अब आती है आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग आपके पास किस लैंड के लिए यूज़ होती है, सबसे पहले आपके पास स्लोपी लैंड के लिए यूज़ होती है। तो स्लोपी लैंड होगी तो वहाँ पे आप बॉर्डर फ्लडिंग यूज़ करोगे। अब इसमें देखो नाम ही आ रहा है बॉर्डर, तो फ्लडिंग तो यहाँ पे भी आप पानी को प्रोवाइड कर रहे हो, बस इसमें आप क्या करोगे, बॉर्डर कंस्ट्रक्ट कर दोगे। इस टाइप से आपके पास बॉर्डर आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। अब आपने इस पॉइंट से पानी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो इस एंड पॉइंट तक आपके पास पहुंचने के लिए कितना टाइम आपके पास इसमें जो है वो लगता है, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास फॉर्मूला आता है T इक्वल्स टू Y/F नेचुरल लॉग Q/Q माइनस एफ ए। अब जिसमें आपके पास ये Q क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, F होता है आपके पास इनफिल्ट्रेशन, ए आपके पास एरिया होता है, Y होता है आपके पास कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है। अगर आपके पास इसको लॉग बेस टन में आप कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला आपके पास आता है T इक्वल्स टू 2.303, क्योंकि आपको पता है नेचुरल लॉग से लॉग बेस टन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर आ जाता है, Q माइनस Q डिवाइड बाई Q माइनस एफ। अब आपके पास ये फॉर्मुलेज दोनों क्या हो जाते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सिंपली ये फॉर्मुला पूछेगा कि टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द लैंड इन बॉर्डर फ्लडिंग, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये फॉर्मुला याद होगा तो आप उसको कर सकते हो आपके पास। तो ये आपके पास आ गया बॉर्डर फ्लडिंग का। अब बॉर्डर फ्लडिंग में ये आपके पास देखो, मैंने ये बताया कि आपके पास स्ट्रिप्स लेवल्स आपके पास यूज़ कर रखी हैं, उनकी विड्थ क्या होती है 10 मीटर से 20 मीटर, और लेंथ होती है आपके पास 400 मीटर। अब आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी जो है वो
पूछा जा सकता है। अब आपके पास सीबीटी एग्जाम है तो आपको क्या पता साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हो इन स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपको एक मैं न्यूमेरिकल प्रोवाइड करता हूँ। इसमें जो आपके पास ये प्रॉब्लम है, इसमें अगर आपके पास ये जो चीज़ें आप ट्राई करोगे, जो मैंने आपके पास यहाँ पैरामीटर लिखे हुए, ये आपके पास इनका यूनिट क्या होना चाहिए। जो टाइम होगा आपके पास ये यहाँ से आप किस में कैलकुलेट करोगे, और में कैलकुलेट करोगे। जो आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर होगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं तो उसमें आप कन्वर्ट कर दोगे। एफ इनफिल्ट्रेशन रेट तो वो आपके पास मीटर पर आवर में होनी चाहिए। लॉग तो आपको छोड़ो। अब आता है आपके पास डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब पर आवर में होना चाहिए। अगर सेकंड में तो आप उसको आवर में चेंज कर दोगे। उसके बाद आता है आपके पास एरिया, टोटल एरिया इरिगेट किस में होना चाहिए, आपके पास मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो इसके रिलेटेड में आपको क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपके पास इसके रिलेटेड। देखो सबसे पहले आपके पास ये न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द टाइम टेकन टू इरिगेट ए स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 400 मीटर स्क्वायर इन एरिया। तो मतलब आपके पास एरिया कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ गया। इसके बाद क्या बोल रखा है, विद द डिस्चार्ज थ्रो अ सप्लाई डिच ऑफ 70.5 मीटर क्यूब पर आवर। तो डिस्चार्ज कितना है आपके पास, 70.5 मीटर क्यूब पर आवर। अब बोल रहा है एंड द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज टेकन एज 0.05 मीटर पर आवर। और आपके पास इरिगेशन कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा है, आपके पास इनफिल्ट्रेशन हो रही है आपके पास। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0.05 मीटर पर आवर। और बोल रहा है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लोइंग ओवर द वाटर स्लिप इज 0.1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 के इक्वल्स टू आ गई। ये आपके पास चीजें कौन सी आ गई, जो आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो आपके पास फॉर्मूला, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया रखा है आपके पास इरिगेशन का, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। इरिगेशन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, T इक्वल्स टू वाई बाई एफ लॉग एन, या नेचुरल लॉग, या जो आप अपने अकॉर्डिंग लॉग लिख सकते हो, Q डिवाइड बाई Q माइनस एफ। अगर यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम इरिगेट निकालना होता है तो वो होता है आपका डिस्चार्ज बाई इनफिल्ट्रेशन रेट। तो वो भी मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे बता दूंगा। तो अब आपके पास देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपके पास सभी चीज़ें गिवन है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। क्या आता है फॉर्मूला, T इक्वल्स टू 2.303। ठीक है, आपके पास मैं लॉग बेस 10 में ले रहा हूँ, वाई बाई एफ लॉग बेस 10 क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस एफ ए। अब आपके पास यूनिट जो है यहाँ पे सही है, आपको यूनिट यही रखने हैं। अब देखो आपके पास इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे। अब 3, अब y की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.1, तो 0.1 लिख लोगे। f की वैल्यू कितनी है 0.05। अब log बेस 10 तो ऐसे ही रह जाएगा। q कितना है आपके पास 70.5, और डिवाइड में आएगा 70.5 माइनस इनफिल्ट्रेशन कितनी है 0.05 मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है 400। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज कितनी आएंगी वो हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कितना है 70.5 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 400। तो इसको आप डिवाइड कर लोगे, आएगा 50.5। सो इसको आप डिवाइड कर लोगे 70.5 डिवाइड बाई, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.3। जो इतना पोर्शन है आपके पास, इसको कैलकुलेट करके आ रहा है आपके पास, ये वाला पोर्शन को आपके पास कैलकुलेट करने पे आ रहा है आपके पास 1.39603। तो अब आप इसका लॉग बेस 10 ले लोगे, सिंपली क्या लोगे, इसका लॉग ले लोगे आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर हम ले लेते हैं इसके पास 2 पॉइंट, सभी वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज़ बता देता हूँ कितनी आ रही है आपके पास। तो ये आ रही है आपके पास वैल्यूज़। हाँ, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास पूरी वैल्यू ये आपके पास सॉल्व हो गई। जब आपके पास सॉल्व कर लोगे, आपके पास ये सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी टोटल 0.666। अब आपके पास ये किस में वैल्यूज आ रही हैं, और में वैल्यू आ रही हैं। अगर आपके पास ये वैल्यू और में आ रही है तो अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है। आपके पास ऑप्शन जो दे रखे हैं वो मिनट्स में दे रखे हैं, आपके पास किस में दे रखे हैं, मिनट्स में दे रखे हैं। तो आपने और में दे रखी है वैल्यू, तो मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 60 कर लोगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई बाई 60 कर लोगे, सो आपके पास 0.666 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लोगे, तो ये आपके पास आ रहा है 39.96 मिनट। तो मतलब किसके मिनट्स के अप्रॉक्स आ रहा है, ये आपके पास 40 मिनट्स के अप्रॉक्स आ रहा है। तो इस तरह से आप जो ये वैल्यूज़ हैं इनको कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला आपके पास यूज़ करना है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे हेक्टर में होता तो आपके पास पता है, अब आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए कि 1 हेक्टर किसके इक्वल्स होता है
10⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल्स टू होता है। अब आपके पास जो ये वैल्यू है इसको अगर आपको हेक्टर में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते आप, 4000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁴ मीटर स्क्वायर कर लेते, सिंपली आपके पास इसे हेक्टर में कन्वर्ट होता। तो ये वैल्यू कितनी आती है आपको, 0.04 हेक्टर आ जाता। कितना आता, ये आता है आपके पास 0.04 हेक्टर आ गया। अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो अब आपको पता है एक और में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 70.5 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड्स आ गए। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास 70.5 डिवाइड बाई 3600, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.0195 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस तरह से आप ये जो वैल्यूज हैं इनको चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसमें मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट होगा, तो ए मैक्स कर सकते हो आप फाइंड क्यू बाई एफ। अब आपको पता है क्यू कितना है आपके पास, 70.5 है, तो 70.5 मीटर क्यूब पर और, सॉरी मीटर क्यूब पर और आ गया आपके पास बिल्कुल। और उसके बाद इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है आपके पास, 0.5 मीटर पर और। अब और के साथ और कैंसिल आउट हो गया और 1 मीटर के साथ ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। सो अब आपके पास कितना आ गया, 70.5 डिवाइड बाई 0.5 कर लोगे तो ए मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास कितनी, 0.05 है। तो दिस वैल्यू इज 0.05, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1410 मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया। अगर आपको इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाई क्या कर सकते हो आप, 10⁴ के साथ इस वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हो। अब अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आती है तो आपको सिंपल हो जाएगी ये सभी चीज़ें कवर करना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा, आप बोलोगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे आ गई डायरेक्टली, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेटर पे रखा मैंने, साथ में कैलकुलेटर रखा हुआ है, तो मैंने ये सभी वैल्यूज़ क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे आपने चीज़ें ट्राई करनी है। तो ये आ गया, तो इस तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आप होमवर्क कर सकते हो, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, ये आपको आ जाएगा। इसमें भी आपके पास सिंपल यही फॉर्मूला तो यूज़ करना है, T = 2.303 y बाई एफ, ठीक है, log बेस 10 क्या जाएगा, Q डिवाइड बाई Q माइनस एफ ए। और अगर आपको ए मैक्स निकालना है तो ए मैक्स आ जाता है आपके पास Q बाई एफ के इक्वल्स टू, जैसे इसमें आपको मैक्सिमम एरिया भी बताना है तो मैक्सिमम एरिया में आपको बता देता हूँ। अब आपके पास डिस्चार्ज कितना गिवन है यहाँ पे डिस्चार्ज आपके पास देखो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है, क्यू मैक मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। तो इसको अब आपने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, आपने इस वैल्यू को आपने चेंज करना है मीटर क्यूब पर और में। अब आपको पता है एक और में कितने मिनट होते हैं, पर एक और में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो सिंपली आप जो ये वैल्यू है इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 72 मीटर क्यूब पर और में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास चेंज हो गया, तो 72 लिख लोगे आप। अब इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर है तो मैंने आपको किस में कहा था ये आपके पास रखनी, ये आपको मीटर में रखनी थी, तो 5 की जगह कितना आएगा आपके पास, 0.05 मीटर पर और आ जाएगा, जैसे आपके पास देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में थी, मीटर पर और में आ गया, ठीक है। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर लोगे तो ये आएगा 0.05, तो 72 डिवाइड बाई 0.05 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आगे अपने, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक जो क्वेश्चन हैं ये कैसे सॉल्व करना है ये आपको आइडिया आ गया, किस पे, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड पे। अब आपके पास बॉर्डर स्ट्रिप हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या आती है, चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होती है आपके पास, सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग होगी आपके पास। इसमें आपके पास किसके लिए आपके पास चेक फ्लडिंग कर रहे हो आप, इसके लिए आपको क्रॉप्स जो ये याद रखनी है, एक तो आपके पास ज्वार और पैडी के लिए आपके पास ये यूजफुल होती है। अब इसमें आपके पास चेक फ्लडिंग कर रहे हो मतलब इसमें आप चेक्स बना देते हो, जैसे आपके पास ये एरिया है, यहाँ पे आपने इस तरह के मतलब एक हाई मतलब आपने मिट्टी के ढेर से करके आपने बना दिया है, उसको आप क्या बोलोगे, चेक फ्लडिंग बोलोगे। अब आता है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग क्या होता है आपके पास, ये चेक फ्लडिंग की टाइप होती है। ये सिंपली आप ऑर्चर्ड मतलब आप कोई सब्जी वगैरह उगाने के लिए आप जो इरिगेशन का यूज करो टेक्निक, उसको क्या बोलेगा, बेसिन फ्लडिंग बोलोगे,
इसको बताते हैं आपके पास फरो मेथड या फरो इरिगेशन बोल देते हो। इसमें हम क्या बनाते हैं, एक रिज बना देते हैं, ये जो टॉप लेयर इसको रिज बोलेंगे और ये जो आपके पास डाउन वाला है इसको क्या बोलेंगे, हम फरोज बोलेंगे। अब ये जो आपके पास फरो मेथड होता है ये आपके पास किस क्रॉप्स के लिए आपके पास यूजफुल होते हैं, शुगर कैन, पोटैटोज, ग्राउंड नट्स वगैरह के लिए आपके पास क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब आपके पास ये जो फरोज बनाते हैं इनकी हम विड्थ कितनी होती है, 8 से 30 मीटर और लेंथ कितनी होती है, 400 मीटर तक हो सकती है। देखो इस तरह से आपके पास होगा, यहाँ से आप पानी प्रोवाइड करोगे, यहाँ से पानी आ रहा होगा, पानी आ गया, ये कैनल आ गई, ये मेन सप्लाई डिच में चला गया, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, अंदर सीपेज हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, तो आपके पास पानी प्रोवाइड हो जाएगा। अब आता है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो स्प्रिंकल इरिगेशन कुछ नहीं होता, जैसे आपके पास वॉशरूम में आपका शावर होता है उसी तरह से आपके पास, आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा कि आपके पास वो बीच में एक पंप से लगा होता है, तो वो आपके पास रोटेट होता है और आपके पास चारों एरिया की तरफ आपके पास क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। तो स्प्रिंकल इरिगेशन भी वही है, आपके पास वो जो स्प्रे की वजह से आपके पास पानी प्रोवाइड होता है उसको क्या बोलते हो आप, स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हो। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास लैंड टोपोग्राफी जो आपके पास इरेगुलर है, मतलब स्लोपी से भी आ सकती है। उसके बाद आपके पास इसमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई होती है, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म पानी सप्लाई होगा तो हर जगह आपके पास पानी जो है वो पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं, तो अप टू 80% होती है आपके पास। अब इसके पास डिसएडवांटेजेस क्या है इसके पास, इसमें आपके पास कि सबसे पहले अगर वो पंप से चल रहा है तो मतलब आपके पास बिजली का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही है तो पानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स के शेप में होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपके पास राइस, तो आपको पता है राइस के लिए क्या होता है, आपके पास बहुत मतलब आपको फ्री फ्लडिंग करानी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपके पास ये यूज नहीं। इसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का है जो आपके पास क्या, इसका दूसरा नाम आता है आपके पास ट्रिकल इरिगेशन। ये आपके पास ऐसा मेथड होता है जब आपके पास पानी डायरेक्टली आप रूट जोन ऑफ क्रॉप में प्रोवाइड करते हो। अब रूट जोन ऑफ क्रॉप में आप डायरेक्टली पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे, लॉसेस कम हो रहे हैं आपके पास, और क्या हो जाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये आप उन देशों में यूज करते हो जहाँ पे आपके पास होती है बहुत कमी है, जैसे आपके पास जो दुबई आ गया, जहाँ पे मतलब रेगिस्तान वाले एरियाज है जहाँ पे आपके पास पानी की कमी हो गई, वहाँ पे आप कौन सी इरिगेशन जो है वो सूटेबल हो जाएगी, ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, तो इसके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दे रखी है। अब आती है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। तो इसमें आपके पास सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर होता है। सेडिमेंट आपके पास दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक फाइन सेडिमेंट और एक सिल्ट वाला। अब जब फाइन सेडिमेंट आता है इससे क्या हो जाता है, आपके पास फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, और जो आपके पास इरोडेड एरिया से आएंगे उनसे आपके पास फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। अब आपके पास देखो नेक्स्ट टाइप इसमें जो आपको याद रखनी है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स रखनी है। इसमें अगर आपके पास 700 ppm तक आपके पास कंसंट्रेशन है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है, तो आपके पास क्या हो सकता है, वो इंजीरियस हो सकता है कुछ प्लांट्स के लिए। अगर आपके पास 2000 ppm से ज़्यादा है तो वो आपके पास सभी प्लांट्स के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। अब आपके पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला आता है सैलिनिटी कंसंट्रेशन का, तो यह फॉर्मूला याद रख सकते हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है ये। अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है कि सैलिनिटी कंसंट्रेशन है, ये आपके पास किससे मेजर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका यूनिट होता है माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। ये आपको चीज जो है ये आपको पूछी जा सकती है और ये आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आप याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कितनी डिग्री मेजर करते हो और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप मेजर कर रहे हो तो इससे आपके पास आपने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर में आपने कन्वर्ट कर रखा है। जैसे आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100 से 250 के बीच आ रही है तो उसको आप बोलते हो लो सैलिन वाटर। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपके पास इस चीज़ से आपके पास पूछा जाएगा ये वैल्यूज। दूसरा आता है अगर आपके पास 250 से 750 के बीच है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आपके पास वाटर कौन सा आता है, मीडियम सैलाइन वाटर C2। सिंपल आपको बोल देगा कि C1 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ, तो आपको ये याद रखना है कि लो सैलाइन वाटर को C1 बोलते हैं, मीडियम सैलाइन वाटर को C2 बोलते हैं, हाई सैलाइन वाटर को C3 बोलते हैं, और वेरी हाई सैलाइन वाटर को क्या बोलते हैं, C4। और इस तरह से आपके पास ये रेंजेस होती हैं, तो ये आपको ये याद रख लेनी है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये रेंजेस। इसके बाद आता है आपके पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियोज। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, आपके पास सोडियम आयंस को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। ये क्या आता है आपके पास, सोडियम डिवाइड बाई कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का होल डिवाइड पे पावर 1/2। और जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है इनको हम कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, EPM, मतलब इक्विवेलेंट पर मिलियन में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे आपके पास मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेबल बताया उस तरह से आपके पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का आपके पास टेबल है, तो ये टेबल आप याद रख लो। 0 से 10 तक क्या होता है आपके पास, 10 से 18 तक क्या होता है, 18 से 26 तक क्या होता है, और 26 से ग्रेटर क्या होता है।
ये मैं आपके साथ टेबल ये PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ये याद रख लेना। अब जब लो सोडियम वाटर होता है उसको आप S1 से डिनोट करते हो, मीडियम सोडियम वाटर को S2 के साथ, हाई सोडियम वाटर को S3 के साथ, और जो वेरी हाई है उसको S4 के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो। अब ये जो आपके पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसके रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ। ये आपके पास न्यूमेरिकल जो है पूछा जा सकता है। तो इरिगेशन न्यूमेरिकल्स आ गए आपके पास, देखो अब आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल आ गया। क्या बोल रहा है, एन आइडेंटिफाइड सोर्स इरिगेशन वाटर हैज आयन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव 20, 10 एंड 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मैंने आपको यूनिट बता रखा, तो आपको क्या बताना है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बताना है। तो SAR क्या होगा आपके पास, Na पॉजिटिव डिवाइड बाई Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2 इसका अंडर रूट। अब आपके पास Na की वैल्यू कितनी है, Na की वैल्यू जो आपके पास 20 है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइड में Ca की वैल्यू कितनी वो रखी है 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट आ गया, तो ये आ गया 20, 18/2 कितना गया 9, तो 9 अंडर रूट किसकी इक्वल्स टू आ गया 3 की इक्वल्स टू, तो 20/3 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6.67। तो 6.67 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो याद है, अब 6.67 आपको पूछ लेगा कि कौन से जोन में आता है, तो ये आपके पास लो सोडियम वाटर की जोन में आता है, मतलब S1 की रेंज में आता है। इसी तरह से आपके पास ये देखो नेक्स्ट टाइप का पूछ रखा है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर आपने बतानी है। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सोडियम कंसंट्रेशन कितनी वो रखी है 22, तो मतलब 22 आ गया। फॉर्मूला यही आता है आपके पास, Na पॉजिटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव होल डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट आ गया। अब 22 आ गया, उसके बाद कितनी है वैल्यू 3 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट 2 आ गया, तो ये आ गया 22, ये आ गया 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2.25, तो 2.3 प्लस 1.5 आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 2 2.25, तो 2.25 का अंडर रूट किसके बराबर आ गया 1.5, तो आ जाएगा 1.5। तो जब आप 22 को 1.5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 14.67। अब आपके पास आ गई 14.67। अब यूनिट क्या होगा इसका, EPM। अब 14.67 की वैल्यू आपके पास तो हाँ 14.67 की वैल्यू आ गई। अब तो 14.67 की वैल्यू आपके पास कौन से रेंज में आती है, 14.67 की जो वैल्यू होती है आपके पास आती है मीडियम सोडियम वाटर वाली रेंज में, तो जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो S2 के साथ। अब देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दे रखी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी तो आपके पास रेंज पता है कहाँ से होती है, आपके पास 100 से आती है आपके पास 250 तक, 100 से 250 तक क्या आती है आपके पास C1 मतलब लो वाली रेंज आती है। तो अब आपके पास वाटर की क्लासिफिकेशन पूछी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग C1 है और सोडियम के अकॉर्डिंग कौन सा है S2, तो आपके पास कौन सी रेंज आ गई C1S2 की रेंज आ गई। देखो ये भी आपके पास न्यूमेरिकल जो है ये यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, क्या बन सकता है न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। वो टेबल देखते हैं आपके पास, तो आपको टेबल दे रखा होगा, आपको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी एक, जैसे 10 से 18 तक दे दी, तो आपके पास क्या आ रहा है S2, और आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी आपके पास 750 से 2250 तक, तो आपको बोलेगा कौन सी रेंज आ रही है, तो आपको बोलेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मान लो 1000 है और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आपके पास 17 है, तो आप बताओ आपके पास कौन सी वाटर क्लासिफिकेशन होगी। उसमें ऑप्शन दिया होगा C1 S1 C2 S2। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आप उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब आता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो ये ESC के पॉइंट से आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है, इसमें सैलिन सॉइल या वाइट एल्कलाई सॉइल आती है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो उतना, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारा क्रैश कोर्स है तो इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं, वरना ये भी चीज़ जो है आपके पास कभी ये पूछी जा सकती है। अब इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं। अब बोरॉन कंसंट्रेशन अगर आपके पास 0.3 ppm तक है तो ये यूजफुल होती है, अगर 4 ppm से ग्रेटर है तो वो कुछ प्लांट्स के लिए क्या होती है, इंजरियस होती है। अब बैक्टीरियल कंसंट्रेशन या कंटेमिनेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लाते हो, जैसे आपने ग्रेन्स खरीदे या वीट कुछ भी चीज़ लाते हो आप, तो उनको क्या करते हो आप पहले धोते हो, या बाजार से फली लाते हो तो आप उनको पहले क्या धोते हो, क्यों आप बोलते हो कि उनमें क्या होता है कि कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ किए होते थे, इसलिए आपके पास क्या होता है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आप उनको बोलते हो। तो ये आ गया आपके पास इरिगेशन के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया, और उसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपके पास क्या है,
कुछ नहीं है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपके पास। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है आपके पास, ये दो वर्ड से बना हुआ है। हाइड्रोलॉजी, सबसे पहले आपको हाइड्रोलॉजी पता होना चाहिए। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हाइड्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वाटर। सिंपल क्या होता है? स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोलॉजी में आप वाटर की स्टडी क्या करते हो कि ऑकरेंस क्या है वाटर की, कैसे आपके पास वो सर्कुलेशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है वाटर की, तो क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या आपके पास कि वाटर जो है आपके पास एक फेज से दूसरे फेज में कितने टाइम में आपके पास चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और आपके पास जब भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके पास ओशन से आपके पास स्टार्ट होती है। जैसे आपके पास ये इमेज है, यहाँ से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या आ रही है? सनलाइट है, धूप है, तो धूप हीट कर रही है आपके पास पानी को, तो वो वाटर क्या हो रहा है आपके पास? एवोपरेट हो रहा है। अब एवोपरेट कहाँ पे हो रहा है? आपके पास आसमान में आ रहा है। अब यहाँ से क्या आ रही है? विंड्स आ रही है। विंड की वजह से जो आपके पास एवोपरेट हो रखे हैं क्लाउड्स, तो वो क्या हो रहे हैं? कंडेंसेट हो रहे हैं। कंडेंसेट होने के बाद क्या हो रहे हैं? वो बारिश के फॉर्म में आ रहे हैं। बारिश किसके फॉर्म में आ रहे हैं? प्रेसिपिटेशन हो रही है। प्रेसिपिटेशन अब आपके पास माउंटेन्स पे हो रही है, ग्राउंड पे हो रही है और प्लांट्स पे हो रही है। अब प्लांट्स पे जो ये वाटर है यहाँ पे क्या हो रहा है? इन पे इनके लीव्स वगैरह पे रह रहा है। अब लीव्स से क्या हो रहा है? ये आपके पास वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसपिरेशन बोल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये साइकिल जो ये चलती रहती है वाटर की, तो इसी साइकिल को आप क्या बोलते हो? इसी साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब जो पानी प्रेसिपिटेशन हो रखा है ये आपके पास क्या होगा? रन ऑफ भी होगा, पर्कुलेशन भी होगी, ग्राउंड वाटर में भी फ्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस में हो जाएंगी? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हो जाएगी। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपके पास ये पूछा जा सकता है कि आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है? ओशन से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है विर्गा। विर्गा क्या होता है? आपके पास ऐसा वाटर जो आपके पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में तो अर्थ की तरफ आ रहा है, बट आपके पास अर्थ को रीच होने से पहले ही वो वहां से क्या होता है? एवोपरेट वापस हो जाता है, एयर से पास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विर्गा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि विर्गा आपको पूछा जा सकता है कि विर्गा क्या होता है। तो ये है आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपके पास वाटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके पास, इसी में आ जाती है आपके पास वो आ जाती है आपके पास हाइड्रोलॉजिकल रिलेटेड। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर बजट इक्वेशन आ जाती है। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है आपके पास? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसमें आपके पास क्या होता है कि कितना आपके पास मास इनफ्लो आ रहा है और कितना आपके पास मास आउटफ्लो हो रहा है। उसका मतलब क्या होगा कि कितनी आपके पास स्टोरेज में चेंज आ रही है। देखो, अगर आपके पास इनफ्लो, अगर आपके पास कोई चीज़ आप अंदर ले आ रहे हो, जैसे आपके पास मान लो एक बकेट है, अब उसमें आप पानी डाल रहे हो, ठीक है। पानी उसमें जो एक बकेट है आपके पास, ये मान लेता हूँ मैं आपके पास बकेट है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 20 लीटर। इसमें ऑलरेडी आपके पास 5 लीटर पानी है। अगर इसमें आप इनफ्लो ज़्यादा करवा रहे हो, मतलब 5 लीटर पानी और दे रहे हो, तो आपके पास स्टोरेज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब जितना आप पानी इसमें प्रोवाइड कर रहे हो और उतना ही यूज़ कर रहे हो आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी? कोई चेंज नहीं हो स्टोरेज में। अब आप अंदर डाल रहे हो उसमें 5 लीटर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 10 लीटर, और बाहर निकाल रहे हो 15 लीटर, तो स्टोरेज क्या हो गई? कम हो जाएगी ना आपके पास। तो उसको क्या बोल देंगे हम? इनफ्लो, जब आपके पास लेस होगा आउटफ्लो से। अब इसके रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल होता है, तो देखो मैं आपके पास ये न्यूमेरिकल है, तो आप ट्राई कर दीजिएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कर रखा ट्राई, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें आपके पास जो इनफ्लो चीज़ आ रही है वो किस में आ रही है? आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब डिस्चार्ज है तो मीटर क्यूब पर सेकंड में। और आपके पास यहाँ पे देखो टाइम भी दे रखा हुआ है आपके पास, कितना? 1 मंथ है। तो आपने मंथ क्या माना है? 30 डेज का माना है, तो 30 डेज से आप चेंज कर लोगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लो। अब वॉल्यूम आ गई आपके पास, कैसे करोगे? अब आप डायरेक्टली टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको पता है डिस्चार्ज क्या होता है आपके पास? वॉल्यूम बाई टाइम। वॉल्यूम आ गई मीटर क्यूब पर टाइम, तो आपके पास डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है, आपके पास डिस्चार्ज गिवन है। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, तो डिस्चार्ज इंटू टाइम क्या हो जाएगी? आपके पास वॉल्यूम हो जाएगी। उस तरह से आपने इनफ्लो कैलकुलेट कर दिया। अब इनफ्लो कैलकुलेट कर दिया, आप आउटफ्लो भी कैलकुलेट कर दोगे। अब इनफ्लो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास बारिश भी हो रही है, कितनी? 145 सेंटीमीटर उस मंथ में। तो 145 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो। अब आपके पास रेनफॉल आ गया, तो और एरिया भी पता है आपके पास। तो जैसे आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैसे ही आपके पास एरिया पता है आपके पास कितना दे रखा है? 5000 हेक्टर, तो 5000 10⁴ लिख सकते हो आप। इस तरह से आप इसको चेंज करके आपके पास ये न्यूमेरिकल जो है ट्राई कर सकते हो। हालांकि इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो पूछना
बहुत मुश्किल हो सकता है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कैसे आप डिस्चार्ज को वॉल्यूम की टर्म्स में चेंज कर रहे हो। यहाँ से आपने रेनफॉल का भी डाटा यूज कर लिया। उसके बाद आपके पास एवोपरेशन हो रही है, तो मतलब एवोपरेशन क्या होता है आपके पास, आउटफ्लो होता है, तो एवोपरेशन भी दे रखी है आप, तो उस तरह से आप एवोपरेशन भी कर सकते हो। अब आपने इनफ्लो भी कैलकुलेट करिए, आउटफ्लो भी कैलकुलेट करिए। तो अगर आपके पास इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है आउटफ्लो से, तो स्टोरेज में क्या होगा, इंक्रीज हो रखा होगा। तो आपने देखा कि इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब स्टोरेज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कितने से इंक्रीज होगा तो आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। इसी को आप क्या बोलोगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटर बजट इक्वेशन। अब आता है आपके पास जो अब मेन चीज़ आ जाएगी आपके पास, जो हमने डिस्कस करनी है, वो आती है आपके पास ड्यूटी डेल्टा के बारे में डिस्कशन। क्या होता है आपके पास ड्यूटी डेल्टा। तो ड्यूटी डेल्टा को मैं समझाने के लिए सिंपल जो चीज़ें का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास क्या होता है, एक आपके पास मैं लाइन से आपके पास ये चीज़ें जो है वो सभी समझाने की ट्राई कर दूंगा। अब ये आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट है। अब वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपके पास यहाँ इस पॉइंट पे आपके पास क्या हो रहा है, सॉरी, तो ये आपके पास एक लाइन है, पहले डिफरेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सोइंग करते हो, और फिर क्या करते हो आप, हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, यही होगा आपके पास। अब सोइंग से पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट वाटरिंग करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, फर्स्ट वाटरिंग देते हो, मतलब पानी पहले ही जो आपके पास फील्ड है वहां पे प्रोवाइड करते हो। और हार्वेस्टिंग से पहले आप क्या करते हो, लास्ट वाटरिंग प्रोवाइड करते हो। अब जो टाइम पीरियड आपके पास फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच होता है, इसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। क्या बोलते हैं हम, बेस पीरियड। और बेस पीरियड को हम डिनोट करते हैं बी के साथ। और जो आपके पास सोइंग से हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड, जो मैंने देखो आपके पास स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रखा था, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड। अब बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अब सिविल इंजीनियर का काम क्या है, इरिगेशन प्रोवाइड करना, मतलब पानी प्रोवाइड करना। तो हमारे लिए बेस पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉप पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्रॉप पीरियड वो एग्रीकल्चर वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास बेस पीरियड है। अब हालांकि जो क्रॉप पीरियड होता है ये ज़्यादा होता है, बट हम न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपके पास क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को क्या मान लेते हैं, सेम चीज़ मान लेते हैं। अब जो आपके पास ये फर्स्ट वाटरिंग डन होती है, इस फर्स्ट वाटरिंग को क्या बोलते हो आप, इस फर्स्ट वाटरिंग को बोलते हो आप पैरेलल इरिगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरेलल इरिगेशन। अब पैरेलल इरिगेशन क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, ये आपको पूछ सकता है, वाई वी प्रोवाइड पैरेलल इरिगेशन। पैरेलल इरिगेशन हम इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए प्रोवाइड करते हैं। जब आपके पास सोइंग हो गई है, ठीक है, अब आपके मैंने सोइंग में कोई बीज बो रखा था, यहाँ पे मान लो ये बीज है। अब सोइंग होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास ये क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, ये आपके पास प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो सोइंग करने के बाद आपके पास ये प्लांट जब ग्रो कर गया, क्या हो गया आपके पास, सोइंग करने के बाद ये आपके पास प्लांट क्या हो गया, ग्रो कर गया है। तो ये जब ग्रो करेगा, यहाँ पे अगर हम वाटरिंग प्रोवाइड करेंगे, इस वाटरिंग को नाम देते हैं हम कोर वाटरिंग। क्या नाम देंगे इसको हम, कोर वाटरिंग। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कोर वाटरिंग। तो कोर वाटरिंग आप बोल सकते हो, कोर वाटरिंग इज दैट वाटरिंग या फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर प्लांट हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर इन हाइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोर वाटरिंग। अब यहाँ पे कितनी डेप्थ का पानी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको आप कोर डेप्थ बोलोगे। कितने टाइम पीरियड के लिए पानी प्रोवाइड करोगे, उसको हम कोर पीरियड बोल देंगे। तो आप यहाँ से चीज़ों को क्या करते हो, आप रिलेट कर सकते हो। बेस पीरियड क्रॉप पीरियड का पता है गया। अब इसके बाद आता है ड्यूटी डेल्टा। अब यहाँ पे आती है चीज़ ड्यूटी और डेल्टा है। डेल्टा होता है कि आपके पास जो क्रॉप है, जो आपके पास क्रॉप है, उसके क्रॉप पीरियड में आपको उसको कितना पानी प्रोवाइड करना है, उसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा। तो डेल्टा को आप किस में डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में आता है। अब ड्यूटी आता है, तो ड्यूटी होता है आपके पास कि एक हेक्टेयर है जो आपके पास लैंड है। अब एक हेक्टेयर में आपके पास एक क्यूब मैक्स से कितना, सिंपल देखो आपको मैं सिंपल बताता हूँ। ड्यूटी होता है कि आपके पास एक क्यूमैक पानी है। अब एक क्यूमैक पानी से आप कितने हेक्टर जो है लैंड को इरिगेट कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप, सिंपली ड्यूटी। तो जो ड्यूटी होता है इसका यूनिट आता है आपके पास हेक्टर पर क्यूमैक, ठीक है। अब हेक्टर पर क्यूमैक आ रहा है, तो ड्यूटी किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, आपके पास हेक्टर एरिया आता है और क्यूमैक आता है डिस्चार्ज। तो ये आपके पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूटी इक्वल्स टू एरिया बाई डिस्चार्ज, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन आता है ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड के रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है, अगर डेल्टा आपके पास सेंटीमीटर में आपको फाइंड करना है, तो ये होता है आपके पास 864 डी बाई डी, जहाँ पे बी क्या होता है आपके पास बेस पीरियड, जो किस में होगा, आपके पास डेज में होगा। और जो डी है ये क्या होगी आपके पास, ड्यूटी, जो आपके पास हेक्टर पर क्यूमैक में होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये मीटर में है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास,
8.64 हो जाएगा। कब? जब आपके पास डेल्टा किस में आना चाहिए? मीटर में आना चाहिए। बाकी आपके पास ये पैरामीटर जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, B/E वाले। ये आ गया आपके पास बेसिक रिलेशनशिप। अब इसके बाद आपके पास कुछ ड्यूटीज आते हैं। तो ड्यूटी आती है आपके पास जो हेड ऑफ मैन कैनाल होती है, ड्यूटी एट हेड ऑफ मैन कैनाल। ये आपके पास बहुत लंबा टॉपिक है, बस मैं इसको शॉर्ट में कवर करने की आपको ट्राई कर रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उस तरह से जो ड्यूटी होती है आपके पास ब्रांच कैनाल में, उसको क्या बोलते हैं हम? इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिक ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और जो ड्यूटी आपके पास वाटर कोर्स पे होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर कोर्स। और जो ड्यूटी होती है आपके पास फील्ड पे, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो ड्यूटी आपके पास हेड ऑफ मैन कैनाल में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्वांटिटी। उसके बाद जो ड्यूटी होती है ब्रांच हेड पे उसको हम बोलते हैं लेटरल क्वांटिटी। और जो आपके पास ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। और जो आपके पास ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नेट क्वांटिटी। तो जो ड्यूटी होगी वो नेट क्वांटिटी पे ज़्यादा होगी, उससे कम कहाँ पे होगी? वाटर कोर्स पे होगी। उससे कम कहाँ पे होगी? ब्रांच पे होगी। और उसके कम कहाँ पे होगी? मैन कैनाल पे होगी। तो मैं आपके पास सिंपली अगर इसको मैं ए के साथ डिनोट करता हूँ, इसको बी के साथ डिनोट करता हूँ, सी को, और ये डी। तो जो ड्यूटी होगी ए पे वो ज़्यादा होगी किससे? बी से। और किससे ज़्यादा होगी? बी वाली सी से। और डी वाली कम होगी सी से। ये तो ड्यूटी। अगर डिस्चार्ज पूछा जाए तो डिस्चार्ज जो आपके पास डी पे होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो उससे कम कहाँ पे होगा? सी पे होगा। उससे कम कहाँ पे होगा? बी पे। और सबसे कम डिस्चार्ज कहाँ पे आएगा वाटर का? ए पे। क्यों? क्योंकि आपके पास जब पानी आप प्रोवाइड करोगे तो वो लॉसेस भी तो हो गए आपके पास। जब आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो कैनाल से फील्ड तक तो आपके पास क्या होगा? वो लॉसेस भी हो जाएंगे। उससे वजह से आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आती है आपके पास ग्रॉस कमांडेड एरिया। सबसे पहले आता है आपके पास ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है कि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एरिया है जिसको आप क्या कर रहे हो? इरीगेट कर रहे हो आपके पास, जब आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है। अब इसमें भी आपके पास फर्दर दो टाइप का जो है आपके पास एरिया आता है। वो आता है आपके पास कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है आपके पास कि जो एक्चुअल में आपके पास लैंड क्या होती है? कल्टिवेबल करने के लिए होती है। जैसे आपके पास मान लो एक कोई फार्मर है, तो आपके पास पूरा एक गांव में पूरी विलेज उसी की है, पूरी विलेज में आपके पास ज़मीन उस फार्मर की है। बट अब आपके पास क्या वो पूरी एरिया को कल्टिवेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रहना भी होगा, हर चीज़ होंगे, आपको बहुत सी चीज़ें आपके पास यूज़ होंगी। तो एक्चुअल एरिया जो आपको इसको कल्टिवेट करोगे उसको बोला आप कल्चरेबल कमांडेड एरिया। अब कल्चरेबल कमांडेड एरिया में भी आप कुछ ही एरिया जो है वो जिसको आप क्या करोगे? पूरी तरह से कल्टिवेबल करोगे तो उसको आप बोलते हो कल्टिवेबल कमांडेड एरिया। तो बोलते हो कल्चरेबल कल्टिवेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये चीज़। फिर आता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है कि कितना आपने कल्चरेबल कमांडेड एरिया है उसका कितना पोर्शन आप कल्टिवेबल कमांडेड एरिया आप उसको यूज कर रहे हो। मतलब कि आपके पास सबसे पहले ग्रॉस कमांडेड एरिया तो पता चल गया कि आपके पास कितनी ज़मीन है। अब उस ज़मीन में भी आप कितना एरिया जो आपको पता है कि आप इसको कल्टिवेशन इस पर कर सकते हो। अब वो तो आ गया आपके पास कल्चरेबल कमांडेड एरिया। अब उसमें से भी एक्चुअल आपने कितनी की है उसी को आप बोलते हो कल्चरेबल कल्टिवेबल कमांडेड एरिया। उसी का रेशियो आपके पास क्या आता है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आता है। अब यहाँ पे कुछ इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट न्यूमेरिकल में आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आपको मैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी बता देता हूँ आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 5 टाइप की एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। सबसे पहले होती है आपके पास कन्वीनियंस एफिशिएंसी में क्या होता है कि आपके पास जो वाटर डिलीवर्ड होता है फील्ड में, वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड कहाँ से? रेशो होता है आपके पास वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल। कितना आपके पास कैनाल से डाइवर्टेड किया था फ्रॉम कैनाल इनटू 100% में आ जाएगा। ये आ गई आपके पास कन्वीनियंस एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाती है आपके पास। इस पे भी आपके पास जो है एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितना आपके पास वाटर स्टोर होता है रूट जोन में, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ क्रॉप। इसके साथ रेशियो लेते हो आप कि कितना वाटर आपने डिलीवर किया था, वाटर डिलीवर्ड इन फील्ड।
ये टू फील्ड, कुछ भी बोल दो आपके पास, डिलीवर टू फील्ड, कितना आपने फील्ड में प्रोवाइड किया था इनटू 100। अब ये तो आ गया एप्लीकेशन। इसके बाद आता है आपके पास स्टोरेज एफिशिएंसी और यूज एफिशिएंसी। तो हर ले लेते हैं आपके पास वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसमें आता है आपके पास कितना आप वाटर यूज कर रहे हो, ठीक है, कि आपके पास कितना वाटर आप यूज कर रहे हो, और डिवाइड बाय वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, वाटर यूज इंक्लूडिंग लीचिंग। अब आप बोलोगे लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है कि अब आपके पास जब सैलिनिटी मैंने बताया उसमें आपके पास मेंबर्स में कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स आते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? लीचिंग करनी पड़ती है। तो उसका भी आपके पास ये आगे वाटर यूज एफिशिएंसी, तो जिसको आप नीटा यू के साथ रिप्रेजेंट करते हो, और डिवाइड में आता है वाटर डिलीवर टू फील्ड, कितना आपने वाटर जो है वो फील्ड को डिलीवर्ड किया हुआ है। अब ये आ गया आपके पास वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी आ गया, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी। इसके बाद आते हैं आपके पास वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीटा एस, जो आती है आपके पास वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ क्रॉप, स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाई कितना आपके पास वाटर रिक्वायर्ड बिफोर इरिगेशन, वाटर रिक्वायर्ड बिफोर इरिगेशन, ये आता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टाइप की आती है वो आती है आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आती है आपके पास नीटा डी, जिसका फॉर्मूला आता है आपके पास 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। अब आपके पास वाई बाई डी क्या होगा? सिंपल आपके पास देखो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपके पास। अब आपके पास कोई डेप्थ होगी, इस तरह से मान लो आपके पास वाटर की डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है आपके पास। इस पॉइंट पे मान लो आपके पास 1.7 है और इस पॉइंट पे 1.1 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इसका क्या लोगे? मीन लोगे। तो मीन कितना आ जाएगा आपके पास? 1.4। मीन कितना आ गया आपके पास? 1.4। तो जो मीन होगा उसको आप बोलोगे डी। तो डी कितना आ गया आपके पास? 1.4। अब उसके बाद आप मीन से डिफरेंस लोगे। अब 1.7 का कितना डिफरेंस होगा? -0.3, और 1.1 का भी कितना आ गया? 0.3, और उनका भी आप एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी आपके पास? वो आएगी आपके पास 0.3 प्लस 0.3, तो मतलब आ जाएगी आपके पास 0.3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ वाटर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बट वो जो है अब अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी, आपको इतनी याद रखने के लिए चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। सबसे पहले देखो, आपको न्यूमेरिकल देखते हैं आपके पास क्या है। आपके पास ड्यूटी पूछी गई है, गिवन है, आपको क्या पूछा? डेल्टा। तो आपको मैंने बताया डेल्टा किसमें चाहिए? आपको मीटर में चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? 8.64 बी बाई डी। अब 8.64 बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? बेस पीरियड 120 दे रखा है, कोई इशू नहीं है। और आपके पास ड्यूटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1428 जो आपके पास वैल्यू गिवन है। तो आप इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कैंसिल कर लेते हैं ये चीज़ जो है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 के टेबल से। तो 4 × 30 आ गया 20, 4 × 3 आ गया 12, 3 आ गया, तो ना सॉरी 3 आ गया आपके पास। सबसे पहले 12 आ गया, 22 5, 25 3 7 आ गया। फिर अब आपके पास 5 3 10 10 और 15 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 10 के साथ, तो ये आ गया 3 1 3, 10 आ गया 19 के साथ आ गया, 19 × 3 119 आ गया। अब 8.64 × 10 कर लोगे तो कितना आएगा आपके पास? 86.4 डिवाइड बाई 119 आ गया आपके पास डेल्टा इन मीटर। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी जगह 100 होता 119 की जगह, तो आपके पास सॉल्यूशन तो सिंपल आ जाता है 0.864। बट आपके पास ये क्या है? 100 से वैल्यू है, तो 0.864 से आपके पास कोई ऑप्शन कम है? बिल्कुल। कौन सा है? 0.73। तो 0.73 क्या आ गया आपके पास? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ये आपने कैसे किया? डायरेक्ट फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। उसी तरह से आपके पास ये फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या डेल्टा फाइंड करना है। आपने देखा डेल्टा किसमें? सेंटीमीटर में है, तो डेल्टा सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। 864, यहाँ पे फॉर्मूला सही लिखा ना, 864 बी बाई डी। अब बी कितना है यहाँ पे? 864। जो बी बेस पीरियड है ये आपके पास कितना है? 100 डेज, और ड्यूटी कितना है आपके पास? 1400।
तो ये 00 कैंसिल आउट हो गया, तो 864 डिवाइड बाई 14 करोगे तो आपके पास आ जाती है वैल्यू 61.71 सेंटीमीटर के इक्वल्स टू आ जाता है। अब इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। इसमें आपके पास दो चीज़ें दे रखी है, हालांकि आपके पास ये न्यूमेरिकल जो है वो पूछा नहीं जाएगा, बट आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या बोल रहा है आपके पास, एक कैनल वाल डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड ऑफ 1200 हेक्टर, मतलब एरिया आ गया आपके पास कितना 1200 हेक्टर ऑफ ग्रोइंग राइस, तो मतलब ये एरिया किसका आ गया राइस का, तो इसको मैं AR लिख सकता हूँ। ऑफ बेस पीरियड 140 डेज, तो बी पीरियड ऑफ राइस कितना गया 140 डेज, एंड डेल्टा ऑफ 134, तो मतलब डेल्टा कितना है राइस का 134 सेंटीमीटर। अब इफ द कैनल वाटर आर यूज्ड टू इरिगेट व्हीट ऑफ बेस पीरियड 120 डेज एंड हैविंग डेल्टा 52 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आपके पास व्हीट के लिए इरिगेट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्यूटी निकाल देता हूँ, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी आपके पास 864 बी बाई डेल्टा, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो ए ड्यूटी आ जाएगी आपके पास 864, बेस पीरियड कितना है आपके पास 140 और डेल्टा है आपके पास 134, ठीक है। इसी तरह से तो आप कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से आपके पास जो ड्यूटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो ड्यूटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 902.68। अब ड्यूटी का यूनिट क्या होता है हेक्टर पर क्यूमेक। अब आपको मैंने बताया ड्यूटी, अब ड्यूटी क्या होता है आपके पास एरिया बाई डिस्चार्ज, ठीक है। अब एरिया आपको राइस का पता है कितना है आपके पास 1200 हेक्टर, तो ड्यूटी कितनी है आपके पास 902.68 हेक्टर और हेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा क्यूमेक, तो डिस्चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.329 क्यूमेक, मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब डिस्चार्ज आ गया, अब बोला है कि वही वाटर आपके पास वीट के लिए यूज होगा, तो मतलब डिस्चार्ज क्या होगा आपके पास सेम होगा। अब आपके पास वीट का बेस पीरियड कितना है, तो बेस पीरियड ऑफ वीट आपके पास 120 डेज है, डेल्टा कितना है आपके पास वीट का, डेल्टा ऑफ वीट है आपके पास 52 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप ड्यूटी ऑफ वीट निकाल सकते हो 864 बी बाई डी करके, तो यहाँ से आप जब ड्यूटी निकालोगे आपके पास वीट की वो आ जाएगी आपके पास ड्यूटी ऑफ वीट कम्स इक्वल्स टू 1993.84 पर क्यूमैक के इक्वल्स टू आ जाएगी, ये आ गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है आपके पास, अब आपको क्या ड्यूटी पता है, ड्यूटी होता है आपके पास एरिया बाई डिस्चार्ज, एरिया ये क्या है राइस का, ड्यूटी ऑफ राइस, तो ये क्या आ जाएगी ड्यूटी ऑफ वीट, एरिया ऑफ वीट, तो आपको एरिया ऑफ वीट निकालना है, तो ड्यूटी ऑफ वीट इनटू डिस्चार्ज तो आपके पास सेम होगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीट, तो ड्यूटी कितनी है आपके पास 1933.84 और डिस्चार्ज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो एरिया ऑफ वीट आएगा वो आएगा आपके पास 2650.5 हेक्टर, मतलब अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 2651 हेक्टर के इक्वल्स टू आ जाएगा। मतलब आपने पहले सिंपल जो आपके पास स्टेप्स है उन्हीं को फॉलो कर लो। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट क्या होता है, अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि जो डिस्चार्ज है आपके पास राइस और वीट का क्या है इक्वल है, तो अब आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है, आपको पता है एरिया बाई डिस्चार्ज किसके इक्वल्स होता है ड्यूटी के इक्वल्स होता है, आप डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हो एरिया बाई ड्यूटी, तो क्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरिया किसका हो जाएगा आपके पास, एरिया आ जाएगा आपके पास राइस का, मैं आपको ये शॉर्टकट भी बता देता हूँ, एरिया आ जाएगा आपके पास राइस का और आपके पास ड्यूटी क्या आती है आपके पास 864 बेस पीरियड ऑफ राइस और डेल्टा ऑफ राइस। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ वीट डिवाइड बाई 864 बेस पीरियड ऑफ वीट डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ वीट, 864 क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ राइस इंटू डेल्टा ऑफ राइस डिवाइड बाई बेस पीरियड ऑफ राइस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीट इंटू डेल्टा ऑफ वीट डिवाइड बाई बेस पीरियड ऑफ वीट। तो आप इस फॉर्मूले के साथ भी जो है ये वैल्यू जो है वो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत जल्दी सभी चीज़ें बताने की कोशिश की, बट क्या करें आपके पास मैराथन टाइप में था तो आपको मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश कर रखी और आपको फॉर्मूलेज वगैरह समझ आ गए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको इन डेप्थ आपके पास जो न्यू जेई सिविल की पोस्ट है उनके लिए आपको क्लासेस चाहिए तो आप अच्छा सपोर्ट बना रखिए और फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास चाहिए, तो मैं इन डेप्थ आपको क्लासेस चीज़ कवर कराएंगे। तो फिर ये जो चीज़ें आपको मैंने ये एक लेक्चर में प्रोवाइड करी वहाँ पर मैं हम 5 से 6 लेक्चर में कवर करेंगे, और
न्यूमेरिकल भी आपको बहुत, न्यूमेरिकल का जो डर होगा वो पूरा मैं आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।